साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई और अद्भुत कहानी बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 2 का 13वां बयान लेकर के। तो आइए साथियों, लीजिए हाजिर है 13वां बयान। तो कुंवर इंद्रजीत सिंह तो किशोरी पर जी जान से आशिक हो चुके थे। इस बीमारी की हालत में भी उसकी याद इन्हें सता रही थी और ये जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि उस पर क्या बीती, वह किस अवस्था में कहाँ है और अब उसकी सूरत कब किस तरह देखनी नसीब होगी। जब तक वे अच्छी तरह दुरुस्त नहीं हो जाते, न तो खुद कहीं जाने के लिए हुक्म ले सकते थे और न किसी बहाने से अपने प्रेमी साथी अय्यार भैरव सिंह को ही कहीं भेज सकते थे। इस बीमारी की हालत में समय पाकर उन्होंने भैरव सिंह से सब हाल मालूम कर लिया था। ये सुनकर के कि किशोरी को दीवान अग्निदत्त उठा ले गया, बहुत ही परेशान थे, मगर ये खबर उन्हें कुछ कुछ ढांढस देती थी, हौसला देती थी कि चपला चंपा और पंडित बद्रीनाथ उसके छुड़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं और राजा बीरेंद्र सिंह को भी ये धुन सी लगी हुई है, उनके जी में ये लगी हुई है कि जिस तरह बने शिवदत्त की लड़की किशोरी की शादी अपने लड़के के साथ करके शिवदत्त को नीचा दिखावें और शर्मिंदा करें। कुंवर आनंद सिंह ने भी अब इसके मैदान में पैर रखा, मगर इनकी हालत अजब गोम गोम में पड़ी हुई है। जब उस औरत का ध्यान आता जी बेचैन हो जाता, मगर जब देवी सिंह की बात को याद करते कि वह डाकुओं के एक गिरोह की सरदार है तो कलेजे में अजीब तरह का दर्द पैदा होता था और थोड़ी देर के लिए चित्त का भाव बदल जाता था। लेकिन साथ ही इसके सोचने लगते कि नहीं, अगर वह हम लोगों की दुश्मन होती तो मेरी तरफ देखकर प्रेम भाव से कभी न हंसती और फूलों के गुलदस्ते और गजरे सजाने के लिए जब उस कमरे में आई थी तो हम लोगों को नींद में गाफिल पाकर ज़रूर मार डालती। पर फिर हम लोगों की दुश्मन अगर नहीं है तो उन डाकुओं का साथ कैसा? ऐसे ऐसे विचार ने उसकी अवस्था खराब कर रखी थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह को उनके जी का पता कुछ कुछ लग चुका था, मगर जब तक उसकी इज्जत आबरू और जात पात की खबर के साथ साथ यह भी मालूम न हो जाए कि वह दोस्त है या दुश्मन, तब तक कुछ कहना सुनना या समझाना मुनासिब नहीं समझते थे। राजा बीरेंद्र सिंह को अब यह चिंता हुई कि जिस तरह वह औरत इस घर में आ पहुंची, कहीं डाकू लोग भी आकर लड़कों को दुख न दें और फसाद न मचावें। उन्होंने पहरे वगैरह का अच्छी तरह इंतजाम किया और ये सोचकर कि कुंवर इंद्रजीत सिंह अभी तंदुरुस्त नहीं हुए हैं, कमजोरी बनी हुई है और किसी तरह लड़ भिड़ नहीं सकते, इनको अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। अपने सोने का इंतजाम भी उसी कमरे में किया और साथ ही एक नया तथा विचित्र तमाशा देखा। हम ऊपर लिखाए हैं कि इस कमरे के दोनों तरफ 2 कोठरियां हैं, एक में संध्या पूजन का सामान है और दूसरी वही विचित्र कोठरी है जिसमें वह औरत पैदा हुई थी, यानी प्रकट हुई थी। संध्या पूजा वाली कोठरी में बाहर से ताला बंद कर दिया गया और दूसरी कोठरी का कुलावा वगैरह दुरुस्त करके बिना बाहर ताला लगाए उसी तरह छोड़ दिया गया जैसा पहले था, बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह ने उसी दरवाजे पर अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जागते रह गए। आधी रात बीत गई, मगर कुछ देखने में नहीं आया। तब बीरेंद्र सिंह अपने बिस्तर पर से उठे और कमरे में इधर उधर घूमने लगे। घंटे भर बाद उस कोठरी में से कुछ खटके की आवाज़ आई। बीरेंद्र सिंह ने फौरन तलवार उठा ली और तारा सिंह को उठाने के लिए चले, मगर खटके की आवाज़ पर तारा सिंह पहले से ही सचेत हो गए थे। अब हाथ में खंजर ले बीरेंद्र सिंह के साथ टहलने लगे। आधी घड़ी के बाद जंजीर खटकने की आवाज़ इस तरह पर हुई जिससे साफ मालूम हो गया कि किसी ने इस कोठरी का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद पैर की धमाधमी की आवाज़ भीतर से आने लगी, मानो 4-5 आदमी भीतर उछल कूद रहे हैं। बीरेंद्र सिंह कोठरी के दरवाजे के पास गए और हाथ का धक्का देकर किवाड़ खोलना चाहा,
मगर भीतर से बंद रहने के कारण दरवाज़ा नहीं खुला। लाचार उसी जगह खड़े हो भीतर की आहट पर गौर करने लगे। अब पैरों की धमाधमी की आवाज़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हुई कि कुंवर इंजीत सिंह और आनंद सिंह भी उठे और कोठरी के पास जाकर खड़े हो गए। फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई पर नहीं खुला। भीतर जल्द जल्द पैर उठाने और पटकने की आवाज़ों से सभी को निश्चय हो गया कि अंदर लड़ाई हो रही है। थोड़ी ही देर बाद तलवारों की झंझनाहट भी सुनाई देने लगी। अब भीतर लड़ाई होने में किसी तरह का शक न रहा। आनंद सिंह ने चाहा कि दरवाजे का कुलावा तोड़ा जाए, मगर बीरेंद्र सिंह की मर्जी न पाकर सब चुपचाप खड़े आहट सुनते रहे। यकायक धमधमाहट की आवाज़ बढ़ी और तब सन्नाटा हो गया। घड़ी भर तक ये लोग बाहर खड़े रहे, मगर कुछ मालूम नहीं हुआ और न फिर किसी तरह की आहट या आवाज़ ही सुनाई दी। रात सिर्फ 2 घंटे बल्कि इससे भी कम बाकी रह गई थी। पहरे वाले टहल कर अच्छी तरह से पहरा दे रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए तारा सिंह बाहर गए और सभी को अपने काम पर मुस्तैद पा कर के लौट आए। इतने ही में कमरे का दरवाज़ा खुला और भैरव सिंह को साथ लिए देवी सिंह आते दिखाई पड़े। ये दोनों अय्यार सलाम करने के बाद बीरेंद्र सिंह के पास बैठ गए, मगर ये देख कर के कि यहाँ अभी तक ये लोग जाग रहे हैं ताज्जुब करने लगे। देवी, आप लोग इस समय तक जाग रहे हैं? वीरेंद्र, हाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही मामला हुआ जिससे निश्चित हो सके, यानी जिससे निश्चित हो सो नहीं सके। देवी, सो क्या? वीरेंद्र, खैर तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा, पहले अपना हाल तो कहो। भैरव सिंह की तरफ देखकर, तुमने उस औरत को पहचाना? भैरव, जी हाँ, बेशक वही औरत है जो यहाँ आई थी, बल्कि वहाँ एक और औरत दिखाई दी। वीरेंद्र, यहाँ से जाकर तुमने क्या किया और क्या क्या देखा, सो खुलासा कह जाओ। भैरव सिंह ने जो देखा था कहने के बाद यहाँ का हाल पूछा। वीरेंद्र सिंह ने भी यहाँ की कुल कैफियत कह सुनाई और बोले, हम यही राह देख रहे थे कि सवेरा हो जाए और तुम लोग भी आ जाओ तो इस कोठरी को खोलें और देखें कि क्या है, कहीं से किसी के आने जाने का पता लगता है या नहीं। कोठरी खोली गई। एक हाथ में रोशनी, दूसरे में नंगी तलवार लेकर के पहले देवी सिंह कोठरी के अंदर घुसे और तुरंत ही बोल उठे, वाह वाह, यहाँ तो खून खराबा मच चुका है। अब वीरेंद्र सिंह दोनों कुमार और उनके दोनों अय्यार भी कोठरी के अंदर गए और ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। इस कोठरी में जो फर्श बिछा हुआ था वह इस तरह से सिमट गया था जैसे कई आदमियों के बेअख्तियार उछल कूद करने या लड़ने से इकट्ठा हो गया हो। ऊपर से वह खून से तर भी हो रहा था। चारों तरफ दीवारों पर भी खून के छींटे और लड़ते समय हाथ बहक कर बैठ जाने वाली तलवारों के निशान दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में एक लाश पड़ी हुई थी, मगर बेसिर की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है। कपड़ों में सिर्फ एक लंगोटा उसकी कमर में था। तमाम बदन नंगा था, जिसमें अंदाज से ज़्यादा तेल लगा हुआ था। दाहिने हाथ में तलवार थी, मगर वह हाथ भी कटा हुआ, सिर्फ जरा सा चमड़ा लगा हुआ था, वह भी इतना कम कि अगर कोई खींचे तो अलग हो जाए। सबसे ज़्यादा परेशान और बेचैन करने वाली एक चीज़ और दिखाई दी। दाहिने हाथ की कटी हुई एक कलाई, जिसमें फौलादी कटार अभी तक मौजूद थी, दिखाई पड़ी। आनंद सिंह ने फौरन उस हाथ को उठा लिया और सभी की निगाहों पर भी गौर के साथ उस पर पड़ने लगी। यह कलाई किसी नाजुक, हसीन और कमसीन औरत की थी। हाथ में हीरे का जड़ाऊ कड़ा और ज़मीन पर मानिक की 2-3 बारीक जड़ाऊ चूड़ियाँ भी मौजूद थी। शायद कलाई कटकर गिरते समय ये चूड़ियाँ हाथ से अलग हो गई और ज़मीन पर फैल गई हो। इस कलाई के देखने से सभी को रंज हुआ और झट उस औरत की तरफ ख्याल दौड़ गया जिसे इस कोठरी में से निकलते सभी ने देखा था। चाहे उस औरत के सबब ये सब कैसे हैरान क्यों न हों, मगर उसकी सूरत ने सभी को अपने ऊपर मेहरबान बना लिया था। खास करके कुंवर आनंद सिंह के दिल में तो वह उनके जान और माल की मालिक ही होकर बैठ गई थी। इसलिए सबसे ज़्यादा दुख छोटे कुंवर साहब को हुआ, यह सोचकर कि बेशक यह उसी औरत की कलाई है। कुंवर आनंद सिंह की आंखों में जल भर आया और कलेजे में एक किस्म का दर्द पैदा हुआ,
मगर इस समय कुछ कहने या अपने दिल का हाल जाहिर करने का मौका न समझ उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को संभाला और चुपचाप सबों का मुँह देखने लगे। पाठक अभी इस औरत के बारे में बहुत कुछ लिखना है, इसलिए जब तक यह मालूम नहीं हो जाए कि एक औरत कौन है, तब तक अपने और आपके सुविधे के लिए हम इसका नाम किन्नरी रख देते हैं। राजा बीरेंद्र सिंह और उसके अय्यारों ने इन सब अद्भुत बातों को, जो इधर कई दिनों में हो चुकी थी, छिपाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर हो नहीं सका। कई तरह पर रंग बदलकर यह बात तमाम शहर में फैल गई। कोई कहता था महाराज के मकान में देव और परियों ने डेरा डाला है, कोई कहता था गया जी के भूत प्रेत इन्हें सता रहे हैं, कोई कहता था दीवान अग्निदत्त के तरफदार बदमाश और डाकुओं ने ये फसाद मचाया है, इत्यादि बहुत तरह की बातें शहर वाले आपस में कहने लगे। मगर उस समय बातों का ढंग ही बिल्कुल बदल गया जब राजा बीरेंद्र सिंह के हुक्म से देवी सिंह ने उस सिरकटी लाश को, जो कोठरी में से निकली थी, उठवाकर सदर चौक में रखवा दिया और उसके पास एक मुनादी वाले को यह कह पुकारने के लिए बैठा दिया गया कि अग्निदत्त के तरफदार डाकू लोग जो शहर के रईसों और अमीरों को सताया करते थे, अय्यारों के हाथ गिरफ्तार होकर मारे जाने लगे। आज एक डाकू मारा गया जिसकी लाश ये है। तो साथियों, इस तरह ये 13वां बयान यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे 14वां बयान। 14वां बयान अब आपके सामने हाजिर है। सूर्य भगवान के अस्त होने में अभी घंटे भर की देर है, फिर भी मौसम के मुताबिक बाग में टहलने वाले हमारे कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को ठंडी हवा सेहरा बनदार मालूम हो रही है। रंग बिरंगे के खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, जिनके देखने में हर एक की तबीयत उमंग पर आ सकती है, मगर इन दोनों के दिल की कली किसी तरह भी खिलने में नहीं आती। बाग में जितनी चीज़ें दिल खुश करने वाली है, वे सभी इस समय इन दोनों को बुरी मालूम होती है। बहुत देर से ये दोनों भाई बाग में टहल रहे हैं, मगर ऐसी नौबत नहीं आई कि एक दूसरे से बात करें या हंसें, क्योंकि दोनों के दिल चुटेले हो रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी धुन में डूबे हुए हैं, दोनों ही को अपने अपने माशूक की खोज है। दोनों ही सोच रहे हैं कि हाय क्या ही आनंद होता अगर इस समय वह मौजूद होता जिसे जी प्यार करता है, या जिसके बिना दुनिया की संपत्ति तुच्छ मालूम होती है। दिल बहलाने का बहुत कुछ उद्योग किया, मगर न हो सका। लाचार दोनों भाई उस बारहदरी में पहुँचे जो बाग के दक्षिण की तरफ महल के साथ सटी हुई है, और जहाँ इस समय राजा बीरेंद्र सिंह अपने मुसाहिबों के साथ जी बहलाने की बातें कर रहे थे। देवी सिंह भी उनके पास बैठे हुए थे, जो कभी न कभी लड़कपन की बातें याद दिलाने के साथ ही गुप्त दिल्लगी भी करते जाते थे और जवाब भी पाते थे। दोनों लड़के भी वहां जा पहुँचे, मगर इनके बैठते ही मजलिस का रंग बदल गया और बातों ने पलटा खाकर दूसरा ही ढंग पकड़ा, जैसा कि अक्सर हंसी दिल्लगी करते हुए बड़ों के बीच में समझदार लड़कों के आ बैठने से हो जाता है। बीरेंद्र, अब तो चुनार जाने को जी चाहता है, मगर देवी यहाँ आपकी ज़रूरत भी अब क्या है। बीरेंद्र, ठीक है, यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ की अद्भुत बातें देखकर विचार होता है कि मेरे चले जाने से कोई बखेड़ा न मचे और लड़कों को तकलीफ़ न हो। इंद्र, हाथ जोड़कर इसकी चिंता आप न करें। हम लोग जब इतनी छोटी छोटी बातों से अपने को संभाल न सकेंगे तो आगे क्या करेंगे। बीरेंद्र, तो क्या तुम्हारा इरादा भी यहाँ रहने का है। इंद्र, यदि आज्ञा हो। वीरेंद्र कुछ सोचकर, क्यों देवी सिंह। देवी, क्या हर्ज है, रहने दीजिए। वीरेंद्र, और तुम। देवी, मैं आपके साथ चलूँगा। यहाँ भैरव और तारा रहेंगे, वे दोनों होशियार हैं, कोई हर्ज नहीं है। भैरव हाथ जोड़कर, यहाँ की अद्भुत बातें हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तारा हाथ जोड़कर, सरकार की मर्जी नहीं पाई, नहीं तो ऐसी ऐसी लीलाओं की तो मैं एक ही दिन में काया पलट कर देने की हिम्मत रखता हूँ। भैरव, अगर मर्जी हो तो इन अद्भुत बातों का आज ही निपटारा कर दिया जाए। वीरेंद्र मुस्कुराकर, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, हमें तुम लोगों के हौसले पर पूरा भरोसा है। देवी सिंह की तरफ देखकर, खैर तो आज दिन भी अच्छा है। देवी, बहुत खूब। एक मुसाहिब की तरफ देखकर, आप ज़रा तकलीफ़ करें। मुसाहिब, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह यही चाहते थे कि किसी तरह
बीरेंद्र सिंह चुनार जाएं, क्योंकि उनके रहते ये दोनों अपने मतलब की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इस बात को बीरेंद्र सिंह भी समझते थे, मगर इसके सिवाय भी न मालूम क्या सोचकर वे इस समय चुनार जा रहे हैं या गयाजी की सरहद छोड़कर क्या मतलब निकाला चाहते हैं। राजा बीरेंद्र सिंह का विचार कोई जान नहीं सकता था। वे किसी से ये नहीं कह सकते थे कि हम 2 घंटे के बाद क्या करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता था कि महाराज आज यहाँ तो हैं मगर कल कहाँ रहेंगे, या महाराज फलाना काम क्यों और किस इरादे से कर रहे हैं। पहले दिल ही दिल में अपना इरादा मजबूत कर लेते थे, जिसे कोई बदल नहीं सकता था, मगर अपने बाप की इज्जत बहुत करते थे और उनके मुकाबले में अपने दृढ़ विचार को भी हुक्म के मुताबिक बदल देने में बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उसे कर्तव्य और धर्म मानते थे। 2 घड़ी रात जाते जाते बीरेंद्र सिंह ने चुनार की तरफ कूच कर दिया और देवी सिंह को साथ लेते गए। अब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह खुद मुख्तार हो गए, मगर साथ ही इसके राजा हो गए, तो क्या अपनी खुद मुख्तारी के सामने आनंद सिंह अपने बड़े भाई के हुक्म की नाकदरी नहीं कर सकते थे। और यहाँ तो दोनों ही के इरादे दूसरे हैं, जिसमें एक दूसरे का बाधक नहीं हो सकता था। कुंवर इंद्रजीत सिंह बीमार थे, इसलिए दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे, मगर अब दोनों ने अपने अपने लिए अलग अलग 2 कमरे मुकर्रर किए। जिस कमरे में यह विचित्र कोठरी थी, जिसका हाल हमने ऊपर लिखा है, आनंद सिंह ने अपने लिए रखा, उससे कुछ दूर पर इंद्रजीत सिंह का दूसरा कमरा था। तो साथियों, आगे और क्या क्या तिलिस्म की घटनाएं होने वाली है और क्या क्या नए गुल खिलने वाले हैं इस कहानी में, ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और आज का वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में 15वें बयान के साथ मैं राजेश शर्मा फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।